हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम शुरू करते हैं पुष्टि पात्रों में प्रजनन इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो पीएनएसटी और एनएम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो बेटा इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक जनित है, या हम बोल सकते हैं कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है क्या, 4 बैगन, सेब, कटहल और केला ना। देखो अनिषेक जनित का मतलब क्या होता है, ऐसे फल जो बिना किसी निषेचन के बनते हैं या बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, हम ऐसे फल को बोलते हैं अनिषेक जनित फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा, केला। क्या होगा, केला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट आवर्तबीजी द्विपालिक और द्विकोष्ठी परागकोश में कितने प्रवारक होंगे। बेटा प्रवारक मतलब होता है क्या, लघु बीजाणुधानी। कितनी लघु बीजाणुधानी होगी, है ना, या कितने पॉलिन चैम्बर होंगे, है ना, या हम बोल सकते हैं ना। चलिए, और जैसे 2, 4, 8 और क्या 3, है ना। ऑप्शन ये हमारे सामने है। देखो जो परागकोश होता है बेटा, है ना, जैसे ही आपके सामने दिखता होगा, ये क्या है, परागकोश है। इस परागकोश में ध्यान दीजिएगा, इस परागकोश में कितनी पाली होती है, 2 पाली। कितनी पाली होती है, 2 पाली। और अगर हम बात करें 2 पाली होती है, और एक पाली में बेटा कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ। कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ। या अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक पाली में कितने कोष्ठ हो गए, 2 कोष्ठ। जैसे एक कोष्ठ ये, दूसरा होती है, ठीक है। और हमारा पाली कितनी है, 2, तो कोष्ठ कितने होंगे बेटा, 4। देखो एक कोष्ठ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। जैसे कितने कोष्ठ होते हैं, 4, है ना। या हम बोल सकते हैं ये 4 क्या है, लघु बीजाणुधानी है। या हम बोल सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया है। या इनको हम लोग बोलते हैं पॉलन सेक, है ना। समझ में आया, परागधानी भी हम लोग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा, 4। या हम बोल सकते हैं क्या, 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, ये है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, पराग कणों की आंतरिक भित्ति खलिस्तान से बनी होती है। देखो जो पराग कण होते हैं ना बेटा, उसमें अगर बात करें 2 क्या होती है, परत होती है या 2 लेयर्स होती है। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं इंटाइन, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला, आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति मतलब क्या होती है बेटा, इंटाइन। इंटाइन किससे बनी होती है ना। ऑप्शन 4 है स्पोरेपोलिनिन, सेकंड है सेलुलोज और पैक्टिन, तीसरा है पेप्टिडोग्लाइकन, और चौथा है क्या, केवल सेलुलोज, है ना। चलिए अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेलुलोज और पैक्टिन। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उसकी जो इंटाइन होती है या अंटाइचोल होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से। या हम ये भी बोल सकते हैं किससे फॉर्म होती है, पेक्टोसेलुलोज। किससे बनी होती है बेटा, पेक्टोसेलुलोज से। अगर हम बात करें किससे बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है, या सेलुलोज और पैक्टिन से क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जलीय पादप जिसमें परागण जल द्वारा नहीं किया जा सकता। बेटा इनमें से कौन सा पादप है जिसमें परागण क्रिया हम जल के द्वारा नहीं करा सकते, है ना। जैसे वेलिस्नेरिया, ऑप्शन है मुकुंदनी। मुकुंदनी मतलब क्या होता है, अगर बेटा वाटर लिली बोलते हैं, सही इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। अगला अगर बात करें जोस्टेरा और हाइड्रा, ठीक है। तो 4 में से आपको सही आंसर क्या लगता है ना। तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका क्या, वाटर लिली। क्या होगा बेटा इसका सही आंसर, वाटर लिली। जैसे बोलते हैं हिंदी में क्या, मुकुंदनी, है ना। चलते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुछ बीजों में बीजांडकाय के अवशेष भी दीर्घस्थायी होते हैं, और यह अवशिष्ट दीर्घस्थायी होते हैं, है ना। दीर्घस्थायी बीजांडकाय है। देखो बेटा जो बीजांडकाय है ना, अगर हमने क्या बोला क्वेश्चन कि कुछ बीजों बीजांडकाय, बीजांडकाय का क्या होता है, अवशेष, है ना। अगर बात करें जैसे भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक, क्या होती है बेटा, एम्ब्रियोसेक किसके रूप में काम करते हैं, पढ़ा होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में, है ना। जिस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है या बीजांडकाय होता है, तो बीजांडकाय का कुछ भाग किसके रूप में होता है, अवशेष के रूप में। किसके रूप में होता है, अवशेष के रूप में। तो जो अवशेष के रूप में या अपशिष्ट के रूप में, अवशेष के रूप में या अपशिष्ट के रूप में जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन फलभित्ति है, परिभ्रूणपोष है, निभागी पोष है, मेजोस्पर्म है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा परिभ्रूणपोष। क्या होगा बेटा, परिभ्रूणपोष, या जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरिस्पर्म। क्या नाम देते हैं बेटा, पेरिस्पर्म नाम देते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्राह्परत ब्राह्चोल बनी होती है। ब्राह्चोल को हम बेटा क्या बोलते हैं, ब्राह्चोल, या इसे बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन।
तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, हमने अभी बताया आपको कितनी परत होती है, 2। बाहरी परत कौन सी होती है, एक्साइन, और आंतरिक परत कौन सी होती है, इंटाइन, है ना। अगर बात करें तो जो बाहरी परत होती है या आउटर लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन, तो ये जो एक्साइन किससे बनी होती है, ऑप्शन रहे आपके सामने 4, सेलुलोज और पैक्टिन, दूसरा पेप्टिडोग्लाइकेन, तीसरा है सेलुलोज और चौथा कौन सा है, स्पोरोपोलिन, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, अब तक मुझे पता है बेटा आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। चलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्पोरोपोलिन। क्या होगा बेटा, स्पोरोपोलिन इसका सही आंसर होगा। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, जो स्पोरोपोलिन होता है, अगर हम बात करें, इसे ना एसिड नष्ट कर सकता है, ना इसे कोई बेस नष्ट कर सकता है, ना इसके ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ता है, ना इसके ऊपर कोई आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर स्पोरोपोलिन के ऊपर, ठीक है। और इसी स्पोरोपोलिन से क्या बनी होती है, परागकण की राहत, है ना, समझ में आया। या पॉलन ग्रेन्स की क्या बनी होती है, एक्साइन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी की भित्ति परत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी की भित्ति परत, मतलब बेटा लघु बीजाणुधानी या इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया। आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, या आपने पढ़ा होगा टीएस ऑफ एंथर, है ना। आपने टीएस ऑफ एंथर पढ़ा होगा। टीएस ऑफ एंथर में कितनी लेयर होती है बेटा, एंडोथीसियम होती है ना, एपिडर्मिस होती है, मिडिल लेयर होती है, और क्या होता है, टेपिटम होता है ना। ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, एंडोथीसियम, है ना, दूसरा कौन सा है, बीजांडकाय, टेपिटम और मध्य परत, है ना। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। देखो एंडोथीसियम तो बेटा, या अगर बात करें जो एंडोथीसियम होती है ये लेयर, तो अगर बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया में होती है ना। दूसरी अगर बात करें टेपिटम भी होती है, और क्या होती है बेटा, मिडिल लेयर भी होती है या मध्य परत भी होती है ना। उनने क्वेश्चन क्या बोला कि लघु बीजाणुधानी की भित्ति परत नहीं है, इनमें से कौन सी परत नहीं है। देखो अगर बात करें, ये एंडोथीसियम भी है, टेपिटम भी है, मिडिल लेयर है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बीजांडकाय। कौन सा होगा बेटा इसका सही आंसर, बीजांडकाय या न्यूसेलस, है ना। ये होता है बेटा ओव्यूल में, है ना। ये किसमें होता है, ये ओव्यूल में, ना कि अगर बात करें लघु बीजाणुधानी में। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, बीजांडकाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, द्विनिषेचन में सम्मिलित नर केंद्रकों की कुल संख्या और मादा केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। जैसे ऑप्शन है क्रमशः 3 और 2, है ना, क्रमशः 2 और 3, फिर कौन सा क्रमशः 2 और 2, क्रमशः 3 और 3, है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन रहे 4, है ना। देखो अगर बात करें, क्वेश्चन क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें कितने, 2 नर युग्मक भाग लेते हैं, दो नर युग्मक। देखो 2 नर युग्मक अगर हम बात करें, 2 नर युग्मक भाग लेते हैं ना, तो इसका क्या होगा, नर केंद्रक, तो इसमें केंद्र कितने आ जाएंगे बेटा, 2, है ना। और हमने क्या बोला, मादा केंद्र कितने हो जाएंगे, 3। देखो इसका सही आंसर होगा कौन सा, बी नंबर का। यहां पर ध्यान से समझते बेटा, देखो द्विनिषेचन क्रिया होती है, कितने बार होती है, 2 बार। ये डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने बार होती है, डबल टाइम होती है, या 2 बार होती है। तो 2 बार होगी तो कितने नर युग्मक भाग लेंगे, तो 2 नर युग्मक भाग लेंगे। देखो पहला जो नर युग्मक होगा उसका एक पहला केंद्र, दूसरा नर युग्मक का दूसरा केंद्र, ठीक है। तो इसका सही, जैसे हमने बोला नर केंद्र कितने होंगे बेटा, 2। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, मादा केंद्रक। देखो मादा केंद्रक में एक होता है क्या, अंड का एक केंद्रक होगा, और दूसरा आपने पढ़ा होगा बेटा द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस पढ़ा होगा, जिसे सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, जो एम्ब्रियो सेक में होती है ना। उस पर अगर हम बात करें कितने, 2 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो 2 रे कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, क्रमशः 2 और 3, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसके गठन के समय मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। मुक्त केंद्र की विभाजन ये इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अगर बात करें इनमें से किसमें होता है, जैसे ऑप्शन रहे आपके सामने, पुष्प, भ्रूणपोष, युग्मक और फल। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसमें होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, भ्रूणपोष। या सही आंसर कौन सा होगा बेटा इसका, एंडोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म में ही क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नारियल के खाद्य भाग की संरचनात्मक प्रकृति होती है, परिभ्रूणपोष, ऑप्शन है बीजपत्र, भ्रूणपोष और फलवित्ती। देखो नारियल का खाद्य भाग, आपने देखा होगा नारियल का जो खाने वाला भाग, देखो नारियल में 2 भाग होते हैं। एक तो नारियल के अंदर क्या भरा होता है बेटा, पानी, और दूसरा अगर बात करें नारियल का व्हाइट वाला भाग निकलता है अंदर, देखा होगा, जो खाने में हम लोग उपयोग करते हैं ना। तो नारियल का खाने वाला जो भाग होता है बेटा,
अगर हम बात करें वो उसकी जो संरचनात्मक प्रकृति होती है इनमें से किसके जैसे होती है ना, मुझे पता है आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है ना, किसके सिमिलर होगा बेटा, वो एंडोस्पर्म के सिमिलर होगा है ना, समझ में, या इसका सही आंसर होगा भ्रूणपोष है ना। तो खाद्य भाग की संरचनात्मक प्रकृति होगी किसके समान, भ्रूणपोष के समान। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नारियल का पानी, अभी हमने डिस्कस किया नारियल के अंदर जो पानी होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो नारियल का पानी, नारियल का खाद्य भाग खालिस्तान के तुल्य होता है। तो देखो ऑप्शन है भ्रूणपोष, अंतःफलवृत्ति और मध्यफलवृत्ति और भ्रूण। तो अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा इसका आंसर ना। चलिए इसका आंसर होगा क्या, भ्रूणपोष है ना। देखो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो नारियल जो होता है बेटा, नारियल के अंदर जो पानी होता है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, या अगर हम बात करें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और दूसरा अगर बात करें नारियल का जो खाने वाला भाग होता है या खाद्य भाग होता है ना, वो होता है क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकी भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या, पराग की गोलियां बाजार में उपलब्ध है। भाई जो पश्चिमी देश होते हैं ना, वेस्टर्न जो कट्टी है, वहां पर अगर हम बात करें जो पॉलन ग्रेन्स है उनसे क्या बनाई जाती है, गोलियां। क्या बनाई जाती है, गोलियां। ठीक है, जो मार्केट में उपलब्ध है। देखो पात्र निषेचन के लिए, प्रजनन कार्यक्रम के लिए, पूरक भोजन के लिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा है ना, अब तक मुझे पता आपने लगा लिया होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पूरक भोजन, या हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री जो फ्रूट होता है उसके रूप में अगर हम बात करें इन पराग गोलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं, देखो परागकण में क्या होते हैं, पोषण, किससे भरपूर होते हैं बेटा, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। और अगर हम बात करें यह आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां लेने का प्रचलन क्या हुआ, कुछ समय से बढ़ा है। कहां पर बढ़ा है बेटा, ये पश्चिमी देशों में। और पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बहुत भारी मात्रा में अगर बात करें किया जाता है। और इसी से अगर बात करें बहुत सी गोलियां है ना, सिरप वगैरह बाजार में क्या करती है, बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें ये गोलियां या ये जो सिरप होती है किस चीज का दावा करती है कि ये अगर हम बात करें खिलाड़ियों और धावक अश्वों की कार्यक्षमता में या कार्यदक्षता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइनें है ना। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में क्या है, द्विबीजपत्री पात्रों में एक सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था हुआ है। बेटा अगर बात करें तो भ्रूणकोश या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। बेटा एम्ब्रियो में पढ़ा होगा बेटा, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से होता है। इसमें पढ़ा होगा चैलेंजल एंड में 3 क्या होती है, कोशिका होती है ना। और आपने पढ़ा होगा नीचे माइक्रोपल एंड होता है, इसकी इधर साइड में एग एपेटस होता है, और बीच में होती है कितनी, 2 सेल है ना, जिन्हें बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। तो देखो उनने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन सीधा सा है कि द्विबीजपत्री पात्रों में एक समान भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था। देखो अगर बात करें तो ऑप्शन है 2 + 4 + 2, 3 + 2 + 3, 2 + 3 + 3, फिर 3 + 3 + 2। देखो देखने से समझ में आ रहा बेटा, आपके सामने मैंने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, आपको देख के ही समझ में जाएगा। देखो यहाँ पर 3 कितने केंद्रक हो गए, ये 3 कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स। तो इनका जो केंद्रक होगा है ना, वो क्या होगा, एंटीपोडल न्यूक्लियस होगा है ना। तो कितना जाएगा इसका आंसर, 3 हो गया, ये सही है ना। दूसरा क्या बोला उन्होंने, सेंटर में देखो ये क्या है, ये बेटा पोलर न्यूक्लाई है। कितनी सेल है यहाँ पर, 2 है, 2 सेल का 2 न्यूक्लियस है ना, तो ये 2 हो गया। और नीचे देखो ये 2 क्या है, सिनर्जाइड सेल्स हो गई, और एक क्या है, ये एग। तीनों का एक एक केंद्रक होगा, तो ये 3 हो गया। तो इसका सही आंसर होगा 3 + 2 + 3 है ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें ग्लूकोज में केंद्रों की व्यवस्था कितनी होगी, 3 + 2 + 3 है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक सेब में आभासी फल खलिस्तान से बनता है। ऑप्शन है 4, जैसे अगर बात करें धानी, पुष्पासन, ग्रंथक और पुष्पदल। देखो अगर हम बात करें आभासी फल, आभासी फल किनको बोलते हैं बेटा, देखो ऐसे फल, देखो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा जो फल बनते हैं वो किससे बनते हैं, अंडाशय से। अंडाशय या ओवरी ही फर्टिलाइजेशन की बात किसका फॉर्मेशन करती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है या फल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब अगर हम बात करें फल अंडाशय से ना बनके है ना, अगर हम बात करें जब फल अंडाशय से ना बनकर उसके अन्य भाग जैसे पुष्पासन हो गया या बृहदलपुंज हो गया, अगर बात करें इनसे क्या बनने लगे, फल बनते हो, तो ऐसे फल को हम लोग बोलते हैं कौन से फल, आभासी फल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, पुष्पासन। क्या होगा,
पुष्पासन। एक सेब में आभासी फल किससे बनता है? सेब का जो सेब होता है वो फल किससे? अंडाशय से नहीं बनता बेटा, किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है, ध्यान रखिएगा, या थैलेमस से बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेब का खाद्य भाग कौन सा होता है? भाई देखो, सेब का खाद्य भाग पूछा उन्होंने, है ना, और ऑप्शन है पुष्पासन, मध्य फल वित्तीय, ब्राह्फल वित्तीय और अंत फल वित्तीय। बेटा आपको एक ध्यान से बताएं हम, देखो सेब का फल अभी बताएं किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है, तो इसके खाने वाला भाग भी कौन सा होगा? पुष्पासन होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? पुष्पासन, है ना, कि सेब का खाद्य भाग कौन सा होगा? पुष्पासन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, जो मध्य फल वित्तीय, ब्राह्फल वित्तीय और अंत फल वित्तीय होती है, ये बनती है अंडाशय की दीवार से। किससे बनते हैं? अंडाशय की दीवार से। और सेब का फल अंडाशय से बनता है क्या? नहीं। तो ये तीनों स्तर होंगे क्या? नहीं होंगे, है ना, ना अंत फल वित्तीय होगी, ना ब्राह्फल वित्तीय होगी, ना मध्य फल वित्तीय होगी। सिर्फ अगर हम बात करें, इसका सही आंसर कौन सा होगा? पुष्पासन। ठीक है, सेब का खाने वाला भाग कौन सा होगा बेटा? पुष्पासन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश 8 केंद्रिकी और खालिस्थान होता है। तो बेटा 8 केंद्रिकी, और अगर हम बात करें ऑप्शन हमारे पास 8 कोशिकी, 7 कोशिकी, 6 कोशिकी और 5 कोशिकी। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा इसका आंसर अब तक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 7 कोशिकी। कितने कोशिकी होता है? 7 कोशिकी या 7 अगर बात करें सेल। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसको छोड़कर निम्न सभी में विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का पूरी तरह से उपभोग किया जाता है? बेटा मटर, मूंगफली, सेब और क्या होता है? अरंडी। थोड़ा हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो जो बीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है कौन सा? द्विबीजपत्री, है ना। देखो जो एक बीजपत्री बीज होते हैं बेटा, इनमें अगर हम बात करें भ्रूण के पोषण के लिए, अगर बात करें भोजन संचित नहीं होता है ना, तो अगर बात करें इन बीजों में क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है, जो अगर हम बात करें भ्रूण को क्या देता है? पोषण देता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि एक बीजपत्री बीज भ्रूणकोशी बीज होते हैं, या एंडोस्पर्मिक सीड भी हम लोग उन्हें कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर द्विबीजपत्री बीज के बारे में अगर बात करें, या डाइकोट सीड के बारे में बात करें, तो जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं बेटा, उनमें अगर हम बात करें भ्रूण को पोषण देने के लिए, अगर हम बात करें जो भोजन चाहिए होता है वो कहाँ पर संचित होता है? बीजपत्र में ही संचित होता है। इनमें अगर बात करें भ्रूणकोश नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर बात करें इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? अरंडी। अरंडी अपवाद है, ध्यान देना। अरंडी का जो बीज होता है वो कैसा होता है? द्विबीजपत्री या डाइकोट सीड होता है, लेकिन इसमें भ्रूणकोश पाया जाता है ना, और ये भ्रूणकोश भ्रूण को क्या देता है? पोषण देने का काम करता है। मतलब इसमें एंडोस्पर्म होता है, और ये जो एंडोस्पर्म होता है एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया अरंडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है ना। मेल गैमेटोफाइट किसे बोला जाता है बेटा? आपके सामने ऑप्शन 4 है, पुंकेसर, परागकोश, परागकण और लघु बीजाणुधानी। देखो मेल गैमेटोफाइट मतलब जो मेल गैमेट को बनाता है, और आपको पता है मेल गैमेट कौन बनाता है इनमें से? परागकण। पढ़ा होगा, परागकण जो होते हैं 2 कोशिका अवस्था में क्या होते हैं? परागकोश से निकलते हैं 60% एंजियोस्पर्म में। 2 कोशिका पता होगा, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स होती है, और जो जनरेटिव सेल्स होती है वो डिवाइड होकर आगे चल के क्या बनाती है? अगर बात करें नरीगोग बनाती है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आवर्तबीजी में कार्यात्मक गुरु बीजाणु खालिस्थान में विकसित होता है ना। ये देखो उन्हें क्या बोला? कार्यात्मक गुरु बीजाणु। अगर बात करें जो कार्यात्मक गुरु बीजाणु है वो खालिस्थान में विकसित होता है। गुरु बीजाणु देखो आपने पढ़ा होगा कि आर्किस्पोरियल सेल होती है, वो डिवाइड होकर देखो स्पोरोजेनस टिश्यू बनाती है, पैरेटल सेल्स बनाती है। देखो स्पोरोजेनस टिश्यू पढ़ा होगा कि मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है, और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद कितने मेगास्पोर बनाती है? 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर कितना होता है? सिर्फ ओनली 1 होता है। या क्रियाशील या कार्यात्मक गुरु बीजाणु कितना होता है? 1। और ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु अगर हम बात करें किसमें विकसित होता है बेटा? आगे चल के भ्रूणकोश में, या अगर बात करें एम्ब्रियोसेक में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, या किसमें डेवलप हो जाता है? तो एम्ब्रियोसेक में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तंतु के समीपस्थ छोर से जुड़ा होता है ना। तंतु के समीपस्थ छोर, ठीक है, अगर बात करें समीपस्थ छोर या ऐसा बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ना, इससे संबंधित 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, पुंकेसर, परागकोश, दल और परागपुटी। देखो ऑप्शन है ना 4 हमारे सामने। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो ये जो परागकोश, ये वाला जो भाग होता है क्या होता है? परागकोश, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके ये क्या है? पुंकेसर। अगर बात करें इसके 2 भाग होते हैं, इसे फिलहाल देखो एक परागकोश हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? तंतु। अब यहाँ पर ध्यान देना, तंतु में ये नीचे वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं क्या?
ये होता है कौन सा, समीपस्थ, है ना, समीपस्थ छोर, या इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग कह सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और ये वाला जो होता है कौन सा, ये होता है दूरस्थ। ये कौन सा होता है बेटा, दूरस्थ छोर, या इसे हम लोग बोल सकते हैं डिस्टल एंड। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, समीपस्थ छोर किससे जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या जाएगा, दल। देखो ये जो समीपस्थ छोर होता है ये दो स्थान से कनेक्ट हो सकता है, एक दल या फिर अगर हम बात करें पुष्पासन। हमारे पास ऑप्शन क्या है, दल है, पुष्पासन है क्या, नहीं, तो सही आंसर इसका क्या जाएगा, दल। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो हमने आज प्रैक्टिस किया है ना। बेटा आपको हमारा जो चैनल है अगर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वैल्यू क्रिएट होती होगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में।